मेरा पति रोहन लिमिटेड कंपनी में बाहर काम करते थे, इसलिए मैं अपनी जेठानी के कमरे में सोती थी। मेरे पति रोहन के ना होने से मुझसे अब कंट्रोल नहीं हो रहा था। एक दिन मेरे ममेरे देवर हमारे घर पर रहने के लिए आए। वह बहुत ही जवान और सुंदर थे। एक रात मैंने देखा कि मेरी जेठानी अपने कमरे में नहीं थी। मैं उन्हें ढूंढने लगी। मैंने देखा कि जिस कमरे में मेरे ममेरे देवर लेटे थे, उस कमरे की लाइट जली हुई थी और अंदर से कुछ अजीब सी आवाज आ रही थी। जब मैंने गेट के छेद से झांक कर देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो और मेरी जेठानी, उन लोगों को साथ में देखकर मुझसे भी कंट्रोल नहीं हुआ और मैं भी दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। फिर उसने मुझे और मेरी जेठानी दोनों को, मेरा नाम रीना है और मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। हमारी हैप्पी फैमिली है, जिसमें मैं, मेरा पति, मेरी जेठानी, ससुर रहते हैं। मेरी शादी को 1 साल हो गए हैं। मेरा पति नोएडा में IT कंपनी में काम करता है और वह केवल 2-3 महीनों में घर पर आ पाता। हमारा घर लगभग 200 गज में बना हुआ है। मैं ज्यादातर समय अपनी जेठानी के साथ बिताती हूँ और हम दोनों एक ही कमरे में सोते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया, मेरा पति रोहन 3 से 4 महीने में एक बार ही आ पाता, इसलिए मेरी जेठानी जी मेरे साथ उसी कमरे में सोती थी और मेरी सास ससुर अपने एक अलग कमरे में सोते थे। उस सास ससुर का कमरा हमारे कमरे के पास ही था। मेरे सास ससुर की उम्र 50 से 48 साल के बीच थी, लेकिन वे अभी भी जवान और हैंडसम दिखते थे। एक रात मैं पानी पीने के लिए उठी, तब रात के 1 बजे थे। मेरी जेठानी तो बहुत गहरी नींद में सोई हुई थी और उन्हें कुछ पता नहीं था। जैसे ही मैं पानी पी के उठी, मेरे सास ससुर के कमरे से अलग अलग तरह की आवाजें आ रही थी। जब मैंने ध्यान से सुना तो वह आवाजें थोड़ी अलग ही थी। मेरे सास ससुर के कमरे के दीवार में एक रोबा था। जब मैंने दीवार के रायबा से देखा तो उनके कमरे की हल्की लाइट जल रही थी। मैंने देखा कि मेरे सास ससुर एक दूसरे से इतनी रात को बातें कर रहे थे। मुझे थोड़ा अजीब महसूस हुआ। उस वक्त मुझे लगा कि किसी औरत के लिए पति की कमी क्या होती है। मैं पानी पीकर वापस गई और अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। हम लोग जब सुबह ब्रेकफास्ट करने बैठे थे, तभी हमारे मैन डोर की घंटी बजी। मेरी जेठानी ने दरवाजा खोला तो 24 साल का लड़का हमारे गेट के सामने खड़ा था। मेरी जेठानी ने बताया कि यह हमारा ममेरा देवर है। यह एक कंपनी में जॉब करने आए थे और इसी की वजह से वह हमारे यहाँ रहने के लिए आए थे। हमारे पास वैसे भी एक कमरा खाली पड़ा है। मैंने सोचा वो उसी ने एडजस्ट हो जाएंगे तो मेरा भी भला हो जाएगा। मेरी जेठानी ने कहा, आदत के बहुत अच्छे हैं और वह हमारी हर बात को करने के लिए तैयार रहते हैं। और देवर जी कमरे में अंदर आए और कमरे देखने लगे। मैं भी तुरंत जाकर उन्हें देखना चाहती थी। मैंने कहा, दीदी आपने इन्हें यह रख तो लिया, पर इनकी आदत कुछ ठीक नहीं लगती। लेकिन जब मैंने इन देवर की तरफ देखा तो वह बहुत ही हैंडसम था। उसकी कद काठी भी बहुत अच्छी थी और वह मुझे बार बार घूर रहे थे और वह भी मुझे तिरछी नजरों से देख रहा था। मैंने दीदी से कहा, जी कोई बात नहीं, आप इन्हें एक कमरा रहने के लिए दे दो। वैसे भी भाई खाली पड़ा रहता है और हमें भी चीज की जरूरत होगी तो वह काम भी कर दिया करेंगे। मेरी दीदी ने मुझसे यह बात बोली और मैं मान भी गई और कहा ठीक है। और देवर जी हमारे घर में रहने लगे। हमारे घर में 2 ही बाथरूम थे और उनमें से एक बाथरूम को देवर जी इस्तेमाल करता थे, जो हम भी करते थे। एक दिन देवर जी का गैस सिलेंडर खत्म हो गया। वह हमारे मेरी जेठानी के पास आए और कहने लगे, भाभी जी। मेरी जेठानी जी ने कहा, हाँ क्या बात है, बोलिए। वह बोले, मेरा गैस सिलेंडर खत्म हो गया है, क्या मैं आपके किचन में आकर रोटियां बना सकता हूँ? तो मेरी जेठानी जी ने कहा, कोई बात नहीं, आज के दिन तुम हमारे यहाँ नीचे आकर खाना खा लो, हम तुम्हारे लिए खाना बना देंगे। रीना तुम्हारे कमरे में रोटी पहुँचा देगी। तो देवर जी ने बोला, ठीक है, जैसे आप कहे। फिर वह अपने कमरे में चले गए। मेरी जेठानी जी ने कहा, रीना देवर जी के लिए खाना बना दो
और थोड़ा जल्दी पहुंचा देना। मैंने कहा दीदी ठीक है। जेठानी जी ने जल्दी जल्दी खाना बनाया और मैंने खाना टिफिन में रखा। फिर मैं उन्हें देने चल पड़ी। मैंने देवर जी उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया तो उन्होंने दरवाजा खोला और बोले हाँ हाँ आइए भाभी जी। मैं अंदर गई और कहा आपको खाना लेकर आई हूँ। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप मेज पर रख दीजिए। मैंने मेज पर खाना रख दिया। फिर देवर जी बोले भाभी जी बैठ जाइए। मैंने कहा नहीं, मुझे घर जाकर और भी काम करना है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कुछ टाइम तो मेरे पास बैठ जाइए। मैं 5 मिनट उसके पास बैठ गई। वह मोबाइल पर कोई फिल्म देख रहे थे और वह एक हॉलीवुड फिल्म थी। जब मैं मेरे देख रही थी तो देखते देखते फिल्म में रोमांटिक सीन आ गया। वह सीन ऐसा था कि मैंने अपनी नजरें हटा ली। वह कहने लगे पता नहीं फिल्म वाले कैसे कैसे सीन दिखा देते हैं। मैंने कुछ नहीं कहा। फिर मैंने कहा ठीक है अब मैं चलती हूँ। उन्होंने ने कहा भाभी जी पूरी फिल्म देखकर जाइए। मैंने कहा नहीं नहीं और अपने रूम में चली गई। रात में मैं देवर जी के बारे में सोचती रही कि वह कितने ताकतवर थे। जब मैं उन्हें खाना देने गई थी तभी मैंने तय कर लिया था कि अब मैं उसे ही अपने सिर का ताज बनाऊंगी। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं उठी और फिर पानी पीने गई और मैं पानी पी कर के जब आई तो मेरे सास ससुर के कमरे से फिर आवाजें आ रही थी। आज आवाजें कुछ अलग थी। फिर मैं तुरंत चली गई तो मैंने देखा मयंक देवर जी के कमरे की लाइट जल रही थी। मैंने सोचा रात के 1 बजे देवर जी के कमरे की लाइट क्यों जल रही है। मैंने सोचा चलो जाकर देखती हूँ। जब मैं उनके कमरे में गई तो देखा वह अपने मोबाइल पर हॉलीवुड फिल्में देख रहा था। उसने मूवी की आवाज भी बहुत तेज कर रखी थी। मैंने कहा देवर जी, तो उन्होंने झट से मूवी की आवाज को कम कर दिया और बोले हाँ भाभी जी आइए। मैंने कहा तुम्हारे कमरे की लाइट अब तक क्यों जल रही है और तुम सोए क्यों नहीं। वह बोले मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैं मोबाइल देखने लगा। उन्होंने कहा भाभी जी आप अभी तक सोई क्यों नहीं। मैंने कहा मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैं देख रही थी कि तुम्हारे कमरे की लाइट क्यों जल रही थी। उसने कहा चलो मैं देखती हूँ। फिर वह बोले आ जाओ बैठ जाओ। भाभी जी मुझे तो नींद नहीं आ रही। तो मैं देवर जी के पास बैठ गई। जैसे ही मैं उसके पास बैठी उसने फिल्म बंद नहीं की। उसका फोन उसी तरह चल रहा था। शायद उनके जाने के बाद छोड़ दिया था। मेरी नजर उनके फोन पर पड़ी तो मुझे कुछ महसूस होने लगा। मैंने चुपके से उनके फोन पर नजर डाली और वो हॉलीवुड फिल्म देखने लगी। देवर जी को पता चला कि मैं चुपके से उनके फोन में फिल्म देख रही हूँ। उन्होंने फोन उठाया और कहा भाभी जी देखनी है फिल्म। मैंने कहा नहीं नहीं। उन्होंने कहा देख लो। फिर क्या हुआ। मैंने कहा नहीं नहीं मैं नहीं देखूंगी। मैंने उनकी ओर देखा भी नहीं लेकिन उसने धक्के से मेरे हाथ में अपना मोबाइल थमा दिया और कहा आपको हॉलीवुड फिल्में पसंद है। फिर हम दोनों साथ में मूवी देखने लगे। मयंक बोले भाभी साथ में मूवी देखेंगे तो मजा आएगा। मैंने कुछ नहीं कहा और फिर हम दोनों एक साथ फिल्म देखने लगे। वह फिल्म बहुत अच्छी थी। मैं आपको लोगों को क्या बताऊं। फिल्म में एक रोमांटिक सीन देखते देखते देवर जी ने मेरे पैर पर हाथ रख दिया। मेरे शरीर में करंट सा दौड़ गया। मैं वहां से उठकर दूसरी जगह बैठ गई। पता नहीं मुझे क्या हो रहा था क्योंकि मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा भाभी आप बैठो, मैं अभी आता हूँ। जैसे ही वह आया तो मैं वही बैठे हुई थी और तुरंत उसने गेट की कुंडी लगा दी और आज फिर मैंने अपनी इच्छा पूरी कर ली। मैं चुपके से उसके कमरे से बाहर निकल गई और फिर सीधा अपने कमरे में जाकर लेट गई। फिर मुझे बहुत ही ज्यादा गहरी नींद गई। तभी मुझे मयंक देवर जी का फोन आया कि आप फ्री हो तो कल शॉपिंग करने चलेंगे। मैंने भी बहुत दिनों से शॉपिंग नहीं की थी इसलिए हाँ कर दिया। फिर हम लोगों ने बहुत सारी शॉपिंग और हम दोनों घर वापस आ गए। रात का खाना खाकर सो गई। एक रात में टहलने के उठी क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही थी। जब मैं अपनी जेठानी के रूम में गई, जब मैंने उठकर देखा तो वह पर नहीं थी। मैंने सोचा वह कहीं गई होगी या गर्मी की वजह से छत पर टहलने चली गई होंगी।
मैं छत पर गई लेकिन वह वहां भी नहीं थी। मुझे लगा क्या वह मयंक के पास तो नहीं चली गई। जब मैंने देखा तो वह मयंक देवर जी के कमरे में बैठी हुई थी, तो मैंने और तुरंत अपने कमरे में आ गई। मैं सोने का नाटक करने लगी। जब जेठानी जी कमरे में आई तो मैंने उससे पूछा तुम कहाँ गई थी। वह बोली मैं फ्रेश होने गई थी। मैंने कहा मैंने तुम्हें मयंक देवर जी के रूम में देखा था। वह बोली तुम भी मयंक से बात करती हो तो मैं तो कुछ नहीं कहती। तो दोस्तों यह थी आज की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, आज की कहानी बेहद रोमांटिक है। कहानी का फुल मजा लेने के लिए प्लीज लास्ट तक बने रहें। उस रात बार बार मुझे अपनी दोस्त की माँ का ख्याल आता रहा। वैसे भी देहरादून आए बहुत दिन हो गए थे और कोई परमानेंट जुगाड़ नहीं हुआ था। मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना अपने दोस्त की माँ को ही प्यार किया जाए। वैसे भी वो मुझे बड़े प्यार भरी नजरों से देखती है और उसका पति नशेड़ी भला उसे क्या खुशी देता होगा। अगले दिन से ही मैं सोचने लगा कि कैसे आंटी को प्यार किया जाए। वो तो राम जीलाल हरदम मेरे साथ या आसपास रहता था, तो प्लान पर काम करने का मौका नहीं मिल रहा था। एक हफ्ते बाद कंपनी की मीटिंग थी। दिल्ली में हम दोनों में से देहरादून ब्रांच में से किसी एक को जाना था। सीनियर होने के नाते मुझे ही जाना था, पर मैंने गेम खेला और बहाना बनाकर अपनी जगह राम जीलाल का नाम मीटिंग के लिए भेज दिया और फिर मैं रात को राम जीलाल के घर चला गया। दरवाजा राम जीलाल की मां ने ही खोला था और उसका बाप नशे में धुत पड़ा हुआ था। थोड़ी देर की बातचीत के बाद उसकी मां राजी हो गई और मुझे बेडरूम में ले गई। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हमारी एक और रोमांचक कहानी मैं उम्मीद करती हूं आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। दोस्तों, आज की कहानी मेरे दोस्त की मां और मेरे बीच की कहानी है। मेरे दोस्त का नाम राम जीलाल था। वो देहरादून का रहने वाला था। उम्र उसकी कोई 22 या 23 साल रही होगी। मेरी ही कंपनी में मेरा जूनियर था। वो थोड़े ही दिन में वो मेरा बढ़िया दोस्त बन गया था। उसी ने मुझे देहरादून में रहने के लिए एक कमरा दिलवाया था। मेरे हर काम में मेरी मदद करने के लिए तैयार रहता। एक दिन शाम को पैग लगाने का मन हुआ तो मैंने राम जीलाल को बुला लिया। इससे पहले हम कम से कम दारू पीने के लिए तो कभी साथ नहीं बैठे थे। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि राम जीलाल पीता भी है या नहीं। राम जीलाल आया तो बड़ा परेशान सा नजर आ रहा था। मैंने वजह पूछी तो पहले तो वो टाल गया, पर फिर अचानक रोने लगा। तब मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मैंने एक पैक बनाकर उसको दे दिया। तब वो बिना पानी डाले ही गटक गया और जोर जोर से खांसने लगा। मामला को संगीन लग रहा था। मैंने राम जीलाल को किसी तरह शांत किया और उसको वजह बताने को कहा। तब उसने बताना शुरू किया। राम जीलाल की मां 4 साल पहले मर चुकी थी। बाप ने इसी गम में शराब पीनी शुरू कर दी थी। घर में सिर्फ बाप बेटा ही थे, पर शराब के चक्कर में राम जीलाल का बाप मुकेश अक्सर घर नहीं आता था। राम जीलाल इंतजार करके खा पीकर सो जाता। कभी कभी तो ये भी होता कि 3 से 4 दिन तक मुकेश का कोई अता पता नहीं होता था। फिर एक दिन राम जीलाल के ताऊ और चाचा घर पर आए। तब राम जीलाल ने सब हाल सुना दिया। ताऊ और चाचा ने मुकेश को समझाया और राम जीलाल की शादी कर देने की सलाह दी। राम जीलाल वैसे तो उम्र में अभी छोटा था, पर पहाड़ी लोग कम उम्र में ही शादी कर देते हैं। अपनी शादी की बात सुनकर राम जीलाल के मन में लड्डू फूटने लगे, पर मुकेश के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। एक हफ्ते बाद ही मुकेश 30 से 32 साल की लड़की के साथ घर आया और राम जीलाल से बोला, बेटा आज से ये तुम्हारी नई मां है। कहा तो राम जीलाल अपनी शादी के सपने बुन रहा था, पर
उसके बाप ने उसके सपनों को तोड़ा तो तोड़ा, उल्टा खुद शादी करके उसकी छाती पर आप बैठा टूट सा गया था। बेचारा रामजीलाल अपने बाप से नफरत सी हो गई थी। उसको इस बात को लगभग 6 महीने होने को आए थे, पर वो अपने बाप की करतूत को भूल नहीं पा रहा था। मैंने रामजीलाल को समझाया कि जो हो गया उसको भूल जाओ और अपने भविष्य का सोचो और अपने काम में दिल लगाने की कोशिश करो। 2 पैग और लगाने के बाद उस दिन रामजीलाल मेरे कमरे पर ही सो गया। अगले 4-5 दिन तक रामजीलाल अपने घर नहीं गया और हर रात मेरे कमरे पर ही आ जाता। मुझे रामजीलाल के लिए बहुत बुरा लग रहा था कि उसके बाप ने सच में उसके साथ बहुत ज्यादती की है। छठे दिन मैंने रामजीलाल को घर जाने के लिए समझाया, पर वो जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। तब मैंने कहा, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं और तुम्हारे बाप से भी बात करता हूं। मेरे कहने से वो तैयार हो गया। असल में मैं भी चाहता था कि रामजीलाल अपने घर चला जाए, क्योंकि उसके मेरे साथ रहने से मेरी प्राइवेसी खत्म होती जा रही थी। उसके होते ना तो मैं कहीं जा पा रहा था और ना ही खुलकर रहने का आनंद ले पा रहा था। शाम को करीब 7 बजे मेरी गाड़ी से रामजीलाल और मैं उसके घर पहुंचे। दरवाजा रामजीलाल की नई मां निशा ने खोला था। बेशक वो 30 से 35 साल की होगी, पर एकदम पतली सी, कमसिन सी 20 साल की लड़की लग रही थी। तब भी 5 फीट से कम ही था उसका। मैं तो हैरान हो गया कि इस लड़की के मां बाप ने कैसे 150 साल के आदमी से अपनी लड़की बिहा दी। रामजीलाल गुस्से में अंदर चला गया। मैं कुछ देर तो दरवाजे पर खड़ा सोचता रहा कि रामजीलाल मुझे बिना अंदर बुलाए ही चला गया। मैं जैसे ही वापस जाने के लिए मुड़ा, तब निशा की मधुर सी आवाज मेरे कानों में पड़ी, प्लीज अंदर आ जाइए ना, चाय पीकर चले जाना मन। तो रामजीलाल के व्यवहार से थोड़ा खराब हो गया था, पर ना जाने क्यों फिर भी निशा को ना नहीं कह पाया और उसके साथ अंदर चला गया। रामजीलाल अपने कमरे में जा चुका था। मैं ड्राइंग रूम में बैठा इधर उधर देख रहा था। ड्राइंग रूम से रसोई सामने ही नजर आ रही थी। रसोई में निशा चाय बना रही थी। जब कुछ और नजर नहीं आया तो मेरी नजर निशा पर ही ठहर गई, और ठहरती भी क्यों ना। मैं ठहरा रंगीन मिजाज का आदमी मन में घूमने लगा कि मुकेश किस्मत का कितना धनी है जो इतनी मस्त औरत मिली है उसको, और वो भी इस उम्र में। तब तक निशा चाय लेकर आ गई। मैंने उसके चेहरे पर नजर डाली। निशा खूबसूरत थी, पर न जाने क्यों उसका चेहरा कुछ मुरझाया हुआ सा लगा। वो चाय देकर जाने लगी तो मैंने उसको भी बैठने के लिए कहा। तब वो चुपचाप मेरे सामने वाले सोफे पर बैठ गई। कहते हैं ना, ऐसे लोगों की नजर में ही एक सिरे होते हैं। मेरी नजर निशा के शरीर पर घूम गई। क्या बात है, आप कुछ परेशान सी लग रही है? मैंने बातचीत शुरू करने के मकसद से पूछा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस निशा के बाद अधूरा छोड़ने पर मैंने उससे पूछा, बस रामजीलाल को लेकर थोड़ा परेशान रहती हूं। वो ना तो मुझसे बात करता है और ना ही मुझे पसंद करता है। मुझे ये सब बहुत बुरा लगता है। मैंने कहा, आप परेशान ना हो, मैं उसे समझाऊंगा। आप सोचिए, इसके अलावा अब मेरा है ही कौन? इसके पापा का तो आपको पता ही है। मुझे समझते देर नहीं लगी। ये निशा अपने पति को पसंद नहीं करती और रामजीलाल उससे नफरत करता है, तो वो परेशान है। पहली मुलाकात थी तो मैंने ज्यादा बात करना ठीक नहीं समझा और चाय पीकर दोबारा आने को और रामजीलाल को समझाने का कहकर वापस अपने कमरे पर आ गया। उस रात बार बार निशा का ख्याल आता रहा। वैसे भी देहरादून आए बहुत दिन हो गए थे और कोई परमानेंट जुगाड़ नहीं हुआ था। मेरे दिमाग में घूम गया कि क्यों ना निशा को ही प्यार किया जाए। अगले दिन से ही मैं सोचने लगा कि कैसे निशा से प्यार किया जाए। वो तो रामजीलाल हरदम मेरे साथ
या आसपास रहता था, तो प्लान पर काम करने का मौका नहीं मिल रहा था। एक हफ्ते बाद कंपनी की मीटिंग थी दिल्ली में। उसमें देहरादून ब्रांच से भी किसी एक को जाना था। सीनियर होने के नाते मुझे ही जाना था, पर मैंने गेम खेला और बहाना बनाकर अपनी जगह राम जीलाल का नाम मीटिंग के लिए भेज दिया। राम जीलाल को भी समझा दिया कि 3 दिन की मीटिंग है तो दिल्ली चले जाओ, मीटिंग भी अटेंड कर लेना और 3 दिन तक घूमना फिरना भी हो जाएगा, तब तुम्हारा मन भी बहल जाएगा। राम जीलाल भी मान गया। मीटिंग के बारे में मैंने उसे सब कुछ समझाकर मैंने 1 दिन पहले ही रात को राम जीलाल को भेजने का प्रबंध कर दिया था। उस रात करीब 10 बजे मैं राम जीलाल को लेने के लिए उसके घर गया तो उस दिन भी दरवाजा निशा ने ही खोला था। अंदर गया तो देखा मुकेश सोफे पर ही नशे में धुत लुढ़का हुआ था। निशा ने बताया, ये तो इनका हर रोज का काम है। निशा ने राम जीलाल को आवाज दी तो राम जीलाल अपना बैग लेकर आ गया और बिना निशा से बात किए बाहर आकर गाड़ी में बैठ गया। निशा जी राम जीलाल 3-4 दिन बाद आया। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे याद कर लीजिएगा। मैंने अपना विजिटिंग कार्ड उसको देते हुए कहा। वो कुछ नहीं बोली, बस कार्ड को ले लिया। रात को करीब 11 बजे राम जीलाल को दिल्ली की वोल्वो बस में बैठाकर मैं वापस अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। पर अचानक पता नहीं दिमाग में क्या सोची, मैंने गाड़ी राम जीलाल के घर की तरफ मोड़ दी। राम जीलाल के घर पहुंचकर मैंने जैसे ही बेल बजाई, करीब 2 मिनट बाद निशा ने आकर दरवाजा खोला। वो अपने कपड़े बदल चुकी थी और अब एक ढीढ़ी सी गाउन पहने हुए थी। मुझे दरवाजे पर देखकर वो हैरान हो गई। मैं गाड़ी में बैठा बैठा ही सोच चुका था कि आखिर क्या कहना है और क्या करना है। मैंने कहा, निशा जी, वो राम जीलाल शायद अपनी फाइल भूल गया है, आप उसके कमरे में देखकर बता दीजिए। मैंने निशा से कहा। मुकेश अब भी सोफे पर ही था, बस उसके ऊपर अब कंबल आ गया था जो निशा ने ही उसके ऊपर डाला होगा। निशा मुझे वही छोड़कर राम जीलाल के कमरे में गई और कुछ देर बाद वापस आ गई और बोली, उसके कमरे में तो कोई फाइल नहीं है। मैंने कहा, ओहो, फिर शायद राम जीलाल को ही भूल लग गई होगी। हो सकता है वो फाइल उसके बैग में ही हो। निशा ने कहा। जी, निशा ने इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा। मैंने चलने को कहा तो, और जैसे ही दरवाजे की तरफ चला तब निशा की मीठी सी आवाज मेरे कानों में पड़ी, प्लीज आप थक गए होंगे, चाय पीकर चले जाना। मैंने एक बार निशा की तरफ देखा और एक बार मुकेश की तरफ। शायद वो मेरी मनोभावना समझ गई थी। ये अब सुबह से पहले नहीं उठने वाले, ये हर रोज पीते हैं क्या? मैंने पूछा। जी, हर रोज नहीं, हर समय नशे में ही रहते हैं, निशा ने कहा। मैंने कहा, एक बात पूछ सकता हूं? अगर आप बुरा ना माने तो निशा बोली, पूछिए, मैं भला क्यों बुरा मानूंगी? मैंने कहा, फिर भी आपकी पर्सनल लाइफ से संबंधित प्रश्न है। तो उसने कहा, बेझिझक पूछिए। मैंने कहा, आप इतनी खूबसूरत हैं, जवान हैं, फिर आपने इस बूढ़े से शादी क्यों कर ली? वो बोली, बस किस्मत का खेल ही कह सकते हैं। फिर भी अगर आप बताना पसंद करें तो मैं जानना चाहूंगा। मैंने कहा, मेरे पिताजी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी तो उन्होंने इनसे कुछ कर्जा ले लिया था। दूसरा कारण, मांगलिक होने के कारण मेरी शादी नहीं हो पाई थी। उम्र भी 30 से ज्यादा हो गई थी तो अब रिश्ता होने के चांस भी कम हो गए थे। बस इसी का फायदा उठाकर इन्होंने मेरे बाप से मेरा हाथ मांग लिया। वो बेचारे बूढ़े लाचार और करते भी क्या, बांध दिया। मुझे इस खूंटे से कहते कहते निशा की आंखों से आंसू टपक पड़े। मैंने कहा, ओहो, बहुत बुरा हुआ आपके साथ। आपके खुद के भी तो सपने होंगे, उनका क्या? गरीब के भी भला क्या सपने होते हैं? ये कहकर निशा सुभकने लगी।
मैं उसे चुप करवाने के इरादे से उसके पास गया और उसके आंसू पोंछते हुए उसको चुप होने के लिए बोला। निशा उठकर रसोई में चली गई। 2 मिनट बाद वो अपना मुंह धोकर वापस आ गई और मुझसे पूछने लगी, आप चाय लेंगे या कॉफी बना दूं? कुछ भी बना दीजिए जिसमें आप मेरा साथ दे सकें। मैंने कहा। निशा कॉफी बनाने लगी। कॉफी बनकर आई और हम दोनों ने साथ बैठकर पी। कॉफी पीने के बाद मैं उठा और अपने कमरे पर जाने के लिए खड़ा हुआ। तब निशा की प्यास उसकी जुबान पर आ ही गई। रात बहुत हो गई है। अगर आप यही रुक जाएं तो रुक तो जाऊं, पर कोई हक से रोके तो? मतलब ये बोलिए ना निशा जी, आपको देखकर और आपकी बातें सुनकर मेरा भी दिल नहीं कर रहा जाने का, पर मेरे रुकने से आपकी बदनामी या आपके जीवन में कोई परेशानी ना हो, इसलिए मुझे जाना होगा तो रुक जाइए ना। मैं भी अकेले सोते सोते परेशान हो चुकी हूं। आज आपके साथ जागने से शायद मेरी रात का अकेलापन भी दूर हो जाएगा। निशा की तरफ से खुला न्योता मिल चुका था, तो अब भला मैं कैसे अपने आप को रोकता? मैंने बिना देर किए निशा को गले लगा लिया। मैंने कहा बेडरूम कहाँ है? बिना देर किए निशा को गले लगा लिया। मैंने कहा बेडरूम कहाँ है? मैंने पूछा तो निशा ने हाथ के इशारे से बताया। मैंने निशा को लेकर बेडरूम की तरफ चल दिया। कुछ देर बाद हम दोनों सो गए। सुबह जब आंख खुली तो निशा मेरे पास नहीं थी। घड़ी देखी तो 9 बज रहे थे। घड़ी देखते ही मुझे होश आया और याद आया रात का नजारा। मैं बेचैन हो गया कि बाहर कैसे जाया जाए, क्योंकि बाहर मुकेश बैठा होगा। अभी सोच विचार कर ही रहा था कि निशा चाय का कप लेकर कमरे में आई। यार बहुत देर हो गई, तुमने मुझे समय से क्यों नहीं उठाया? अब मैं बाहर कैसे जाऊंगा? तो ना जाइए ना, आज यहीं पर रुक जाइए। मैंने कहा पागल हो क्या? बाहर वो बूढ़ा मुकेश बैठा होगा, उनकी चिंता आप न करें। वो तो कब के उठकर ठेके पर दारू पीने चले गए हैं। अरे तो वो वापस भी तो आएगा, और फिर अड़ोस वड़ोस भी तो है, और मुझे ऑफिस भी तो जाना होगा ना। निशा मुझे रोककर दिन में प्यार का आनंद लेना चाहती थी, पर मुझे ऑफिस जाना था। दिल्ली में होने वाली मीटिंग का कभी भी फोन आ सकता था। राम जीलाल को कुछ बताना भी पड़ सकता था। निशा मुझे जाने नहीं देना चाहती थी, तो मैंने भी उसकी बेताबी देखते हुए थोड़ी देर रुक गया। 10 बजे तक बात करने के बाद मैंने निशा को शाम को दोबारा आने का वादा किया और जल्दी से अपने कमरे पर पहुंच गया। तैयार होकर ऑफिस गया और फिर सारा दिन काम में व्यस्त रहा। उधर निशा मेरी दीवानी हो गई थी। दिन में उसने कम से कम 20 से 30 बार मुझे फोन किया और आई लव यू बोला। शाम को ऑफिस का काम 8 बजे तक खत्म हुआ। मैं ऑफिस से निकलकर पहले अपने कमरे पर गया। निशा का फोन बार बार आ रहा था कि उसने मेरे लिए खाना बनाया हुआ है और मैं जल्दी से उसके घर आ जाऊं। पर फिर भी निशा के घर जाने से मुझे 9:30 बज गए। आज मैं गाड़ी की जगह बाइक लेकर गया था। निशा मुझे दरवाजे पर ही खड़ी मिली और घर के अंदर आते ही वो मुझसे गले लग गई। मुकेश आज भी उसी सोफे पर नशे में धुत पड़ा हुआ था। मैं निशा को सीधा उसके बेडरूम में ले गया। आज बिस्तर बड़े अच्छे से सजाया हुआ था, कुछ फूल भी बिखरे हुए थे। थोड़ी देर बाद वो मेरे लिए खाना लेने रसोई में चली गई। निशा ने बहुत बढ़िया खाना बनाया हुआ था, जिसे हम दोनों ने एक साथ मिलकर खाया। खाना खाने के बाद निशा बर्तन लेकर रसोई में चली गई। कुछ देर बाद निशा दूध का गिलास लेकर आई और हम दोनों ने एक ही ग्लास में सिप करके पिया। कुछ देर हम दोनों बातें करने लगे। निशा, कल तुमने पहली बार मुझसे मिली थी ना, जबकि तुम्हारी शादी को 6 महीने होने को आए मुकेश ने अभी तक कुछ नहीं किया। तुम्हारे साथ वो कमजोर भला कर भी कह सकता है,
शराब ने उसका जिस्म खोखला कर दिया है। पहली रात पर उसने कोशिश तो बहुत की, पर कुछ हुआ नहीं। उससे निशा ने बताया। मैं चुपचाप पढ़ा सुन रहा था और निशा बोलती रही। जानते हो, प्रेम बहुत बेताब रहती हूं मैं। मेरे माँ बाप ने ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं मुझे कि मैं कहीं बाहर मुंह मारती। सच कहूं पर तुम राम जीलाल को मत कह देना। कभी कभी जब बेचैनी ज्यादा बढ़ जाती थी तो मेरा मन होता था कि मैं जाकर राम जीलाल से ही मिल लूं, पर लोग लाज के मारे कि कैसे। मैं अपने बेटे से मिल सकती हूं, अपने आप को रोक लेती। और फिर राम जीलाल भी तो मुझसे बात तक नहीं करता है। निशा की बात सुनकर मुझे उस बूढ़े मुकेश पर गुस्सा आ रहा था, पर मुझे क्या, मुझे तो निशा से मतलब था, और वो भी इतनी सुंदर थी। उसके बाद तो 3 दिन तक खुलकर रोमांस किया। निशा मुझसे बहुत खुश थी। राम जीलाल के आने के बाद भी बहुत बार निशा मुझे दिन में फोन करके बुला लेती, और मैं भी ऑफिस की जिम्मेदारी राम जीलाल को देखकर उसके घर पहुंच जाता और उसकी सौतेली मां से मिल लेता। जब तक मेरी पोस्टिंग देहरादून में रही, ये सिलसिला चलता रहा। उसके बाद तो कभी देहरादून गए तो मुलाकात हुई, और मौका मिला तो मिल भी गया। पर अब निशा खुश है क्योंकि राम जीलाल से उसकी दोस्ती हो गई है। अब कौन सी दोस्ती हुई है ये मुझे नहीं पता, लेकिन निशा अब बहुत खुश है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, एक विधवा औरत रात को अपने कमरे में मोबाइल चला रही थी। अब मोबाइल चलाने के दौरान उसके सामने एक वीडियो आ जाती है जो कि अश्लील वीडियो थी। दोस्तों, अब उस वीडियो को पूरा देखने लगती है। वीडियो देखने के बाद अब वह महिला परेशान हो जाती है। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती है। कुछ देर बाद वह चली जाती है अपने किचन में पानी पीने के लिए। अब जैसे ही वो किचन में जाती है, पानी पीकर लौटती है, उसकी नजर पड़ जाती है सब्जी वाली टोकरी में। दोस्तों, उस सब्जी की टोकरी में बैंगन रखे हुए थे। अब वो महिला एक बैंगन उठाती है और सीधे चली जाती है अपने कमरे में। दोस्तों, कमरे में जाने के बाद अब वह उसका इस्तेमाल करने लगती है। लेकिन दोस्तों, उसी दौरान उस घर में एक चोर भी घुस आता है चोरी करने के लिए, और वो सीधा चला जाता है। उसी महिला के कमरे के पास वहां का खिड़की खुली हुई थी। दोस्तों, अब जो वो चोर था खिड़की से जाकर अंदर का नजारा देखने लगता है कि कहाँ पर कौन सा सामान रखा हुआ है। लेकिन दोस्तों, उस चोर की नजर सीधे ही उस महिला पर चली जाती है और अंदर का नजारा देखने के बाद वह जो चोर था वह भी परेशान हो जाता है। वह भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। दोस्तों, उसके बाद जो वो चोर था सीधा उस कमरे में चला जाता है। उसके बाद उस विधवा महिला के साथ जो करता है, जिससे जानने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। आज की कहानी बेहद ही इंटरेस्टिंग है, पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, एक लड़का था जिसका नाम था विपिन। दोस्तों, जो विपिन था बहुत बड़े कंपनी का मालिक था। उसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी थी और परिवार में उसका कोई नहीं था। वह लड़का अपने परिवार में अकेला ही था और बहुत बड़े घर में वह अकेले ही रहा करता था। दोस्तों, जो विपिन के माता पिता थे, दोनों की मौत हो गई थी, और माता पिता के मौत के बाद विपिन अपने पापा का बिजनेस बहुत ही अच्छे तरीके से संभालता है। विपिन को सिर्फ अपने पापा के बिजनेस की टेंशन रहती है। इसी वजह से वो इधर उधर ज्यादा ध्यान नहीं देता है, ना ही दोस्ती यारी में ध्यान देता है। सिर्फ अपने बिजनेस पर ही उसका फोकस था। दोस्तों, वक्त गुजर रहा था। वक्त के साथ ही साथ विपिन अपने पापा के बिजनेस को बहुत ही ऊंचाइयों पर ले जाता है। लेकिन दोस्तों, एक दिन की बात है कि उसी की ऑफिस में एक लड़की काम किया करती थी। लड़की का नाम था रितिका। दोस्तों, जब पहली बार विपिन रितिका को देखता है
तो उसका दीवाना हो जाता है। दोस्तों, जो रितिका थी देखने में बेहद खूबसूरत थी, बहुत ही संस्कारी लड़की थी। विपिन उस लड़की को दिल दे बैठता है। दोस्तों, मन ही मन विपिन उस लड़की को पसंद करने लगता है। दोस्तों, अब एक दिन की बात है कि ऑफिस में सभी की छुट्टी हो जाती है। जितने भी स्टाफ होते हैं सब चले जाते हैं अपने अपने घर अब उसी वक्त। तो जो विपिन था रितिका से कहता है कि रितिका, छुट्टी होने के बाद तुम मेरे कभी में आना, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। दोस्तों, जब रितिका ये बात सुनती है तो वो घबरा जाती है। अब उसको ऐसा लगता है कि शायद उससे कोई गलती हो गई है और उसके बॉस उसे कुछ पनिशमेंट देंगे। दोस्तों, उसके बाद जो रितिका थी चली जाती है अपने बॉस के कभी में और कहती है कि जी सर, कहिए क्या बात है, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? दोस्तों, अब जो विपिन था वो कहता है कि नहीं रितिका, ऐसी बात नहीं है, तुम पहले बैठ जाओ, उसके बाद मैं तुमसे बात करता हूँ। दोस्तों, रितिका की हालत देखकर विपिन भी घबरा जाता है क्योंकि जो रितिका थी वो बहुत परेशान थी। विपिन पानी देता है पीने के लिए और कहता है कि रितिका, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? मैं तुमसे ऐसा कोई बात नहीं करूंगा, तुम चुपचाप रहो और शांत बैठी रहो, इतना घबराओ मत। दोस्तों, उसके बाद कहीं ना कहीं रितिका को राहत मिलती है। उसके बाद रितिका पूछती है कि सर, आप बता भी दीजिए कि क्या बात है। दोस्तों, उसके बाद विपिन कहता है कि रितिका, जब से मैं तुम्हें पहली बार देखा हूँ उसी दिन से मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। देखो, 1 से 1.5 साल का वक्त गुजर गया है, लेकिन कभी मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं तुमसे अपने प्यार का इजहार करूं। मैं तुमसे सिर्फ प्यार ही नहीं करना चाहता, ना ही डेट करना चाहता हूं। मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाना चाहता हूं। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। रितिका, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? दोस्तों, इस बात को सुनने के बाद रितिका दंग रह जाती है। वो वहां पर कुछ नहीं कहती है, एकदम शांत बैठी रहती है, मौन हो जाती है। विपिन फिर 2-3 बार पूछता है। दोस्तों, अब जो रितिका थी अपना सर नीचे झुका लेती है और कहती है कि सर, ये मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला है, मैं इतनी जल्दबाजी में ये फैसला नहीं ले सकती, मुझे कुछ वक्त दीजिए, उसके बाद मैं आपको जवाब दूंगी। दोस्तों, अब जो विपिन था वो कहता है कि ठीक है रितिका, तुम्हारा भी सोच सही है, ये जिंदगी भर का फैसला है, तो तुम अच्छे से सोच समझ लो, उसके बाद ही कोई फैसला लेना। उसके बाद जो रितिका थी वहां से निकलती है, अपना बैग लेती है और सीधे घर आ जाती है। दोस्तों, घर आने के बाद अब जो रितिका थी अपनी माँ के पास जाती है और अपनी माँ से सारी बातें बताती है। कहती है कि माँ, ऐसी ऐसी बात है, मेरे ऑफिस के जो बॉस है वो मुझसे शादी करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मुझसे शादी करना चाहते हैं, मेरे साथ घर बसाना चाहते हैं। माँ, अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं, मैं उन्हें क्या बताऊं? दोस्तों, अब जो रितिका की माँ थी वो कहती है कि बेटा, अगर ऐसी बात थी है तो तुम्हें यह कह देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा जो बॉस है वो बहुत अच्छा लड़का है और इतने बड़े कंपनी का मालिक है, करोड़ों की प्रॉपर्टी है, उसके बाद भी उसने तुम जैसी साधारण लड़की को पसंद किया है, तो लड़का बहुत अच्छा होगा बेटा, तुम्हें यह कह देनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, जो रितिका थी अब अपनी माँ से कहती है कि मैं तो हाँ कह दूंगी, मेरी शादी भी हो जाएगी और मैं उनके साथ उनके घर चली जाऊंगी, लेकिन माँ, उसके बाद आपका क्या होगा? आपका ख्याल कौन रखेगा? आप यहाँ अकेली कैसे रहोगी? दोस्तों, जो रितिका की माँ थी वो कहती है कि बेटा, तुम मेरी टेंशन मत करो, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, मैं रह लूंगी। लेकिन दोस्तों, जो रितिका थी वो नहीं मानती है। वो अपनी माँ से कहती है कि नहीं माँ, मैं अपने बॉस से बात करूंगी और मैं उनके सामने एक शर्त रखूंगी, अगर वह आपको भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है तभी मैं उनसे शादी करूंगी। दोस्तों, अब इसी तरह से धीरे धीरे अगला दिन निकल आता है। अगला दिन जब निकलता है तो रितिका तैयार होती है, तैयार होकर फिर ऑफिस चली जाती है। दोस्तों, ऑफिस जाने के बाद अब रितिका सारा दिन अपने काम में बिजी रहती है। काम वगैरह होने के बाद फिर शाम के वक्त छुट्टी होती है। शाम के वक्त जब छुट्टी होती है तो फिर से सभी स्टाफ वहां से निकलकर अपने अपने घर चले जाते हैं।
दोस्तों उसके बाद जो रितिका थी अपने बॉस के ऑफिस में जाती है और कहती है कि सर मेरी एक शर्त है, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके बदले आपको मेरी एक बात माननी होगी। दोस्तों अब जो विपिन था वो कहता है कि रितिका कहो क्या बात है। रितिका कहती है कि सर देखिए, मेरे घर में सिर्फ मेरी बूढ़ी माँ है जो कि हमेशा बीमार रहती है, मेरा कोई भाई या फिर भैया नहीं है, मेरे पापा की मौत हो गई है, मैं चाहती हूँ कि शादी के बाद मेरी माँ भी मेरे साथ रहे। दोस्तों जब ये बात विपिन सुनता है तो मुस्कुराने लगता है और कहता है कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो, अगर तुम ये शर्त नहीं भी रखती तो मैं तुम्हारी माँ को भी तुम्हारे साथ ही लेकर आता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता, तुम्हारी माँ भी हमारे साथ ही रहेगी। दोस्तों जब ये बात रितिका सुनती है तो बहुत खुश होती है और उसी वक्त अपने बॉस का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। दोस्तों उसके बाद रितिका खुशी खुशी अपने घर जाती है। घर जाने के बाद अपनी माँ से कहती है कि माँ अब तुम भी मेरे साथ मेरे ससुराल ही चलोगी, तुम भी मेरे साथ ही रहोगी। दोस्तों उसकी माँ भी बहुत खुश होती है। उसके बाद जो रितिका थी अपने बॉस के साथ डेट भी करने लगती है। उसका जो बॉस था विपिन आए दिन रितिका को इधर उधर घुमाने ले जाता, रितिका को शॉपिंग करवाता, उसकी हर जरूरतों को पूरा करता। दोस्तों इस तरह से लगभग 1 साल का वक्त गुजर जाता है। 2 साल तक विपिन रितिका को डेट करता है। उसके बाद विपिन फैसला करता है कि रितिका अब हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान गए हैं। दोस्तों रितिका कहती है कि जी हाँ, अब हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। दोस्तों जो विपिन था वह बहुत बड़ा होटल बुक करता है, शादी की तैयारी शुरू कर देता है, शानदार कार्ड छपवा आता है, अपने सभी रिश्तेदार दोस्त और ऑफिस के स्टाफ को इनविटेशन देता है और शादी की तारीख भी फिक्स हो जाती है। दोस्तों बड़े ही धूमधाम से विपिन और रितिका की शादी होती है। पूरे शहर के लोग देखते ही रह जाते हैं। शादी होने के बाद अब जो रितिका थी अपनी ही माँ के साथ ससुराल में शिफ्ट हो जाती है। हंसी खुशी जिंदगी वो गुजारने लगती है। दोस्तों शादी के बाद अब विपिन रितिका से कहता है कि रितिका तुम्हें ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, तुम घर पर ही रहो, अपनी माँ का ख्याल रखो और इस घर का अच्छे से ख्याल रखना। दोस्तों इस फैसले से भी रितिका बहुत खुश थी, क्योंकि अब रितिका को सारा वक्त अपनी माँ के साथ गुजारने को मिल गया था। अब जो रितिका थी अपने ही घर में बिजी हो जाती है, विपिन अपने ऑफिस के काम में बिजी हो जाता है। दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। दोनों की जिंदगी में अब किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। दोस्तों अब शादी के जैसे ही 7 महीने गुजरते हैं कि एक दिन अचानक से रितिका की माँ की मौत हो जाती है, क्योंकि दोस्तों जो रितिका की माँ थी पहले से ही बीमारी की ही हालत में थी और बीमारी की ही वजह से रितिका की माँ की मौत हो जाती है। दोस्तों माँ की मौत के बाद रितिका की हालत बहुत बुरी हो जाती है। किसी तरह से रितिका अपने आप को संभालती है। रितिका का जो पति था विपिन वह सहारा बनता है। किसी तरह से वक्त गुजरता है। वक्त के साथ साथ रितिका आगे की ओर बढ़ने लगती है, मूव ऑन करने लगती है। धीरे धीरे करके वह अपनी माँ को भूलने लगती है। लेकिन दोस्तों वक्त आने के बाद अब एक दिन फिर से रितिका की जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान आ जाता है, जिसकी रितिका ने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी कि उसकी जिंदगी में इतना बड़ा तूफान आ जाएगा। दोस्तों अब एक दिन की बात है कि जो रितिका का पति था विपिन ऑफिस जाता है, अपनी बीवी से कुछ हंसी मजाक भी करता है, नाश्ता वगैरह करता है। अपनी बीवी को कहता है कि मेरा टिफिन पैक कर। 2 दोस्तों जो रितिका थी वो टिफिन भी पैक कर देती है। अपने पति से कहती है कि ठीक है, अच्छे से जाइएगा और ड्राइव अच्छे से कीजिएगा। दोस्तों जो विपिन था वो कहता है कि हाँ बाबा, मैं अच्छे से ही ड्राइव करता हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, मेरा बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। उसके बाद जो विपिन था वो ऑफिस के लिए निकल जाता है। सारा दिन विपिन ऑफिस में बिजी रहता है, काम वगैरह करता है। दोस्तों जब शाम के वक्त विपिन ऑफिस से घर लौट रहा था, तभी रास्ते में उसकी कार का एक
एक्सीडेंट हो जाता है और उसी एक्सीडेंट में विपिन की मौत हो जाती है। दोस्तों, जब इस बात की खबर रितिका को पता चलती है तो वह तो एकदम से हताश रह जाती है। उसको इस बात पर यकीन ही नहीं होता है। दोस्तों, अब कॉलोनी के जितने भी औरतें होती है सभी रितिका के घर में आकर जमा हो जाती है, रितिका को सहारा देती है, दिलासा देती है। दोस्तों, अगले दिन पोस्टमार्टम के बाद जब विपिन की डेड बॉडी उसके घर पहुंचती है तो रितिका अपने पति की डेड बॉडी को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। दोस्तों, आस पड़ोस के लोग सभी मिलकर विपिन का अंतिम संस्कार करते हैं। कुछ महीनों तक जितने भी आस पड़ोस की औरतें थी रितिका को खूब सहारा देती है, उसे मनाती है और कहती है कि देखो, नियति को कोई नहीं टाल सकता, जो होना था वो तो होकर रहेगा। अब तुम्हें किसी तरह से अपने आप को संभालना होगा, अपने पति की प्रॉपर्टी, उसके बिजनेस को आगे की ओर बढ़ाना होगा, सब तुम्हें ही देखना होगा। दोस्तों, अब किसी तरह से रितिका अपने आप को संभालती है। पति के मरने के 2 महीने के बाद अब जो रितिका थी ऑफिस जाना शुरू कर देती है और पूरे कंपनी को वही संभालने लगती है, क्योंकि रितिका को पहले से ही एक एक्सपीरियंस था, पहले से ही वो काम कर चुकी थी, तो उसे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। दोस्तों, इस तरह से लगभग 1 से 1.5 साल का वक्त गुजर जाता है। इन 1.5 साल में रितिका बहुत आगे बढ़ चुकी थी। दोस्तों, जो कल्पना थी भरी जवानी में ही विधवा हो गई थी। दोस्तों, अब एक दिन की बात है कि रात के वक्त रितिका अपने कमरे में खाना वगैरह खाने के बाद मोबाइल चला रही थी। वैसे तो वह सारा दिन बिजी ही रहा करती थी। ऑफिस में जाने के बाद उसको मोबाइल वगैरह चलाने का टाइम नहीं मिला करता था। जब वो अपने घर आती थी तो खाना वगैरह खाने के बाद यूं ही थोड़ा मोबाइल चला लिया करती थी। उस रात भी बिल्कुल वैसा ही होता है। रितिका अपना मोबाइल लेती है और सोशल मीडिया पर वो वीडियो देखने लगती है। दोस्तों, वीडियो देखने के दौरान अब रितिका के सामने एक अश्लील वीडियो आ जाती है। अब जो रितिका थी उस अश्लील वीडियो को देखने लगती है। दोस्तों, उस वीडियो को वो पूरा देखती है। वीडियो देखने के बाद अब वो परेशान हो जाती है। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, लेकिन दोस्तों किसी तरह रितिका अपने आप को समझाती है। दोस्तों, उसके बाद रितिका को पानी प्यास लग जाती है। उसके कमरे में पानी का बोतल या फिर जग नहीं था। वो चली जाती है किचन में पानी पीने के लिए। किचन में जाकर वो पानी पीती है, लेकिन दोस्तों तो उसी दौरान रितिका की नजर चली जाती है सब्जी वाली टोकरी में। अब उस सब्जी की टोकरी में बैगन रखा हुआ था। रितिका एक बैगन लेती है। बैगन लेने के बाद सीधे अपने कमरे में चली जाती है। दोस्तों, कमरे में जाने के बाद अब जो रितिका थी उसका इस्तेमाल करने लगती है। लेकिन दोस्तों, उस रात रितिका के घर में अजीबोगरीब हादसा भी हो जाता है। दोस्तों, उसी दिन रात के वक्त रितिका के बिल्डिंग में एक चोर घुस आता है चोरी करने के लिए। अब जो वह चोर था पूरे घर में घूमने लगता है। घूमते घूमते वो रितिका के कमरे तक चला जाता है। रितिका के कमरे का जो दरवाजा था वह बंद था, लेकिन दोस्तों जल्दबाजी में रितिका खिड़की बंद करना भूल जाती है और कमरे का लाइट भी ऑन था। रितिका के घर में उसके अलावा कोई रहता भी नहीं था। दोस्तों, अब जो वह चोर था खिड़की के पास खड़े होकर रूम के अंदर झांकने लगता है, लेकिन दोस्तों उस चोर की नजर सीधे चली जाती है रितिका की तरफ। दोस्तों, उसी दौरान उस चोर के सामने एक गुलदस्ता रखा हुआ था। बड़बड़ी में उसके हाथ से टच हो जाता है वह गुलदस्ता और वह जमीन पर गिर जाता है। दोस्तों, वहां पर बहुत जोर की आवाज भी होती है। उस आवाज को सुनने के बाद रितिका एकदम से घबरा जाती है। अब किसी तरह से रितिका अपने आप को समेट है दरवाजा खोलकर बाहर आती सामने है। एक लड़की को देखती है जो कि बेहद जवान और हट्टा खाटा हैंडसम लड़का था। दोस्तों, अब जो रितिका थी वो पूछती है कि तुम कौन हो और इतनी रात को मेरे घर में क्या कर रहे हो। दोस्तों, वो जो लड़का था घबरा जाता है और कहता है कि मैडम, मैं चोर हूँ, आपके घर चोरी करने के लिए आया था, लेकिन आप जो अंदर कर रही थी वह देखने के बाद मैं तो खुद ही लुट गया। मैं यहाँ किसी को लूटने आया था,
लेकिन मैं तो यहाँ खुद ही लुट गया। दोस्तों, उस लड़के की बात को सुनने के बाद अब रितिका को भी थोड़ा अजीब सा लगने लगता है। रितिका के अंदर भी थोड़ी फीलिंगलेस। उसी दौरान रितिका उस लड़के का हाथ पकड़ती है और उसको अपने कमरे में ले जाती है। कमरे में ले जाने के बाद अब उस लड़के से कहती है कि ठीक है, आज तुम मेरी ख्वाहिश को पूरा कर दो, उसके बदले तुम जो चाहोगे वो मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। दोस्तों, वह लड़का भी राजी हो जाता है। अब उस रात रितिका और उस लड़के के बीच में संबंध बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जब रितिका और वह चोर एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे थे, उस दौरान वहां पर कोई तीसरा भी था जो कि सारा नजारा अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा था। उसकी खबर रितिका को भी नहीं थी, ना ही उस चोर को थी। दोस्तों, संबंध बनाने के बाद अब जो रितिका थी अपना पर्स निकालती है, पर्स से कुछ पैसे से उस चोर को देती है। लेकिन दोस्तों, वह जो चोर था वह मना कर देता है और कहता है कि नहीं मैडम, अब मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता, मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ और मैं आपके यहाँ रोजाना आऊंगा। दोस्तों, जो रितिका थी वो मना नहीं करती है, वह चोर वहां से चला जाता है। दोस्तों, अब इसी तरह से धीरे धीरे अगला दिन निकल आता है। अगला दिन जब निकलता है तो संडे का दिन था। रितिका ऑफिस नहीं जाती है, वो सारा दिन अपने घर में रहती है। शाम का वक्त होता है तो चली जाती है मार्केट सब्जी वगैरह खरीदने के लिए। दोस्तों, सब्जी वगैरह खरीदने के बाद अब जो रितिका थी अपने घर की ओर लौटती है और वह जैसे ही अपनी कॉलोनी के पास पहुंचती है कि वहां का जो गार्ड था वह रितिका को रोक लेता है। रितिका को रोकने के बाद कहता है कि मैडम रुकिए, मुझे आपको कुछ दिखाना है। दोस्तों, अब जो रितिका थी वो एकदम से चौंक जाती है और वह कहती है कि हाँ कहो, क्या दिखाना चाहते हो। उसके बाद वह गार्ड अपना फोन निकालता है और एक वीडियो प्ले कर देता है। दोस्तों, उस वीडियो को देखने के बाद रितिका के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। रितिका कहती है कि तुम्हें ये वीडियो कहाँ से मिली और तुमने कैसे शूट किया। दोस्तों, उसके बाद कहता है वो गार्ड, मैडम दरअसल जब आपके घर में वह लड़का आया था तो मैं उसे कोई चोर समझा था और मैं उसके पीछे पीछे चला गया, देखना चाहता था कि ये लड़का क्या कर रहा है। लेकिन मैं देखा कि ये लड़का सीधे आपके कमरे में चला गया और आपके साथ संबंध बनाने लगा। मुझे पता नहीं था कि ये लड़का आपका प्रेमी है। दोस्तों, उसके बाद वो औरत कहती है कि देखो, ये मेरा प्रेमी नहीं है, दरअसल ये एक चोर है और चोरी करने के लिए ही आया था। वह मुझे कुछ गलत काम करते हुए देख लिया और उसने मेरे साथ ये सब करने की जिद की, इसीलिए मैंने उसके साथ ये सब कुछ किया। दोस्तों, उसकी बातों को सुनने के बाद अब जो गार्ड था वो कहता है कि वहाँ मैडम, ये तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, उसके बाद वो गार्ड कहता है कि मैडम, अब मैं भी यही चाहता हूँ कि जो चीज आपने उस चोर के साथ की है वही सारी चीजें आपको मेरे साथ भी करनी होगी। अगर आप ऐसा नहीं करती हैं तो सोच लीजिए, ये वीडियो मैं सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। दोस्तों, जब वो गार्ड इस तरह से धमकी देता है, ब्लैकमेल करता है, तो रितिका एकदम से डर जाती है और उसी वक्त उस गार्ड को हाँ कह देती है। कहती है कि ठीक है, आज रात तुम मेरे कमरे में आ जाना। दोस्तों, उसके बाद जो गार्ड था बहुत खुश हो जाता है। रितिका अपने घर में जाती है, खाना वगैरह बनाती है। धीरे धीरे रात का वक्त हो जाता है। रात के लगभग 1 से 2 के बीच अब जो वो गार्ड था रितिका के कमरे में जाता है। रितिका अपने कमरे के अंदर उसे ले जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। उसके बाद जो रितिका थी उस गार्ड के साथ भी संबंध बनाने लगती है। लेकिन दोस्तों, उसके थोड़ी ही देर के बाद वह चोर भी आ जाता है रितिका के घर में और वो सीधे चला जाता है रितिका के कमरे के पास। दोस्तों, वह चोर जैसे ही रितिका के कमरे के पास जाता है, रितिका के कमरे के अंदर से उसे कुछ अजीबोगरीब आवाज सुनाई देती है। दोस्तों, उस आवाज को सुनने के बाद चोर भी हैरान हो जाता है कि ये तो विधवा औरत है, इसके अलावा इस घर में कोई रहता नहीं है, तो आखिर दूसरी आवाज किसकी आ रही है और इस तरह की आवाज क्यों आ रही है। दोस्तों, अब जो चोर था खिड़की की
तरफ चला जाता है। खिड़की खुला ही हुआ था अंदर का नजारा देखने के बाद चोर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो बहुत गुस्सा होता है। गुस्से की हालत में वह दरवाजा खटखटा आता है और रितिका से कहता है कि जल्दी दरवाजा खोलो। दोस्तों, उस चोर की आवाज सुनने के बाद अब जो रितिका थी किसी तरह से अपने आप को समेटे जाकर दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलने के बाद अब जो चोर था रितिका की एक नहीं सुनता है, सीधे उस गार्ड के पास चला जाता है। गार्ड के पास जाकर उसके साथ हाथापाई करने लगता है। दोस्तों, मामला वहां पर इतना ज्यादा बिगड़ जाता है कि चोर उसको धक्का देता है। वह जाकर दीवार से टकराता है। उसके सर में इतनी जोर की चोट आती है कि वह जो था जमीन पर गिर जाता है। दोस्तों, उसके बाद कुछ देर छटपटा के बाद उस गार्ड की वहीं पर मौत हो जाती है। दोस्तों, वह सब नजारा देख कर रितिका अब बहुत गुस्सा हो जाती है। उसी वक्त वह अपना फोन उठाती है और पुलिस को कॉल कर देती है। दोस्तों, रितिका की बात सुनने के बाद अब जो पुलिस वाले थे अपनी टीम के साथ थोड़ी ही देर में रितिका के घर पहुंचती है और अंदर का नजारा देखने के बाद पुलिस वालों को पूरी बात बताती है। रितिका कहती है कि सर ऐसी ऐसी बातें हैं। दोस्तों, रितिका की बात को सुनने के बाद अब जो पुलिस वाले थे उस चोर को अरेस्ट करते हैं और थाने लेकर चले जाते हैं। इधर जो उस गार्ड की डेड बॉडी थी उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, ये रही पूरी कहानी आप लोगों के सामने। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी अपने अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। और दोस्तों, इस कहानी में किसकी कितनी गलती थी आप सभी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों का मनोरंजन करना है। दोस्त, तो मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के बाय बाय।